ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जर्नल एंट्रीज। व्हाट इज़ मीन बाय जर्नल एंट्री एंड व्हाट इज़ मीन बाय जर्नल एंट्री and how we can prepare the journal entries. So first of all we have to define the journal. What is meant by journal? According to M.J. Keeler, a journal is a chronological record of financial transactions of a business. अगर आप डेट वाइज रिकॉर्ड करें, क्रोनोलॉजिकल मीन्स के डेट वाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आप रिकॉर्ड करें, ऐसे ट्रांजेक्शन को जो कि बिजनेस को इफेक्ट करे, ठीक है। तो हम सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्रीज बनाते और जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। It is book of prime entry or original entry in which all the business transactions are recorded, the first in the sequence in which a transaction has actually occurred. इसे हम ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं और वो ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड करते हैं जो पहले अकर हो जाते हैं, जो बाद में अकर हो जाते हैं वो बाद में रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू रोलेन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। रोलेन के मुताबिक जो है जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग का इनटू द जर्नल, इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, या हम इसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। मतलब जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करना और उसको जो है रिकॉर्ड करना, जर्नल में रिकॉर्ड करना, इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्रीज आर हाउ transactions get recorded in your company books on a daily basis. Every transaction that gets entered into your journal ledger start with a journal entry. इसका मतलब ये है कि जो जर्नल में जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री के जो है लेजर जो एंट्री है वो हम बाद में करते हैं। जर्नल एंट्री जो है वो हम पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कुछ पार्ट्स भी दिए गए हैं। जर्नल एंट्री इंक्लूड्स द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब हम डेट लिखते हैं इसमें, अमाउंट, कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, अफेक्टेड अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट जो है इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो रहे, एंड डिस्क्रिप्शन, और ए ब्रीफ नारेशन देते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं अकाउंट के बारे में, ट्रांजेक्शन के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो है ये आमतौर पे पार्ट्स होते हैं, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, अमाउंट, अफेक्टेड अकाउंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। और उसके साथ साथ डेबिट और क्रेडिट भी जो है, किस कौन से ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है, कौन से ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है, ये भी इसमें होता है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, ये एक फॉर्मेट है जो कि दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो डेट है, अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन है, और दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो डेबिट है और क्रेडिट है। डेबिट का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लेफ्ट साइड, और क्रेडिट का मतलब है राइट साइड, ठीक है, जो कि डेबेर और क्रेडेर से निकला है, जो कि लैटिन वर्ड से। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम डेट रिकॉर्ड करते हैं। डेट जो रिकॉर्ड करते हैं वो इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल ईयर, फिर जो है मंथ और उसके साथ डेट लिखते हैं। इसके साथ अगर दूसरा ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे फिर सिर्फ डेट लिखेंगे। जनवरी जो है ऑलरेडी हमने लिखी है। अच्छा, इसको फर्स्ट हम डेट रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि लेजर अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है। ये दो बेसिकली जर्नल एंट्री है और हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन दीज आर एसोसिएटेड विद द लेजर अकाउंट, और ये बेसिकली लेजर अकाउंट्स है। ये दो अलग अलग अकाउंट्स है, मशीनरी अलग अकाउंट है, कैश अलग अकाउंट है। लेकिन जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम इसे कंबाइंडली रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे, लेकिन जब हम लेजर अकाउंट्स जो है वो बनाते हैं तो इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। मशीनरी को अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसका अलग अपना अकाउंट होता है, कैश का अलग से अपना अकाउंट होता है। दैट इज़ वाई sometime we can say that these are the ledger accounts which are involved in the journal entry। यहाँ पे नरेशन देते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी एंड कैश इज गिवन, कैश दिया गया है और मशीनरी को परचेज किया गया है, तो हम लिखेंगे परचेज मशीनरी बाय पेइंग कैश, ठीक है। सो दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन शोज दैट के क्या हुआ है, ठीक है ना।
ये 15,000 कहाँ से आए हैं, डेबिट कहाँ से हुए, क्रेडिट कहाँ से हुए। एनीथिंग विच इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस दैट इज़ डेबिट। मशीनरी जो है आपने ख़रीदी है वो बिजनेस को जो है आई है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ डेबिट, ठीक है। सो मशीनरी, एक और बात, मशीनरी जो है वो एसेट है, तो एसेट में जब इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस है एसेट्स का, तो जब भी एसेट में इंक्रीज़ होगा तो हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे कैश भी एसेट है, जब भी कैश में जो है डिक्रीज़ होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, नरेशन के बाद अमाउंट देके डेबिट जो है 15,000 और क्रेडिट 50,000, ठीक है। ये जस्ट मैंने अब वो फॉर्मेट बताया था कि इस तरह का फॉर्मेट है। यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट, टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन और डेट, ये आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम बस टाइम एक लाइन खींचते हैं, अगर दूसरा ट्रांजेक्शन लिखना है नीचे, और या जो है हम स्पेस छोड़ देते हैं। सो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज कौन कौन से है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, वन वी कॉल द सिंपल जर्नल एंट्रीज। अगर हम सिंपल जर्नल एंट्रीज को देखें, सो इन सच टाइप ऑफ एंट्रीज ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन। एक ही ट्रांजेक्शन से जो है दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक को हम डेबिट कर लेते हैं, दूसरे को क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है, विद इक्वल अमाउंट। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है, ये एक ऐसी एंट्री होती है जहाँ पे एक ट्रांजैक्शन जो है दो से ज़्यादा अकाउंट को अफेक्ट करती है, और एक या एक से ज़्यादा अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह दूसरे अकाउंट को जो है हम उसके लिहाज से डेबिट या क्रेडिट करेंगे। मतलब दो या दो से ज़्यादा अकाउंट जब अफेक्ट होते हैं एक ट्रांजैक्शन की वजह से, उसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री उसके लिए पास करते हैं। जबकि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से सिर्फ दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, उसके लिए हम सिंपल जर्नल एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्री है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री फॉर यू पीपल। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि पहले हम जो है फर्स्ट कॉलम में डेट लिखते हैं, सेकंड कॉलम में पार्टिकुलर्स लिखते हैं या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और यानी अकाउंट्स लिखते हैं, थर्ड कॉलम में डेबिट और फोर्थ कॉलम में क्रेडिट। इसमें एक कॉलम डेबिट से पहले आता है, उसको हम जो है लेजर फोलियो कॉलम कहते हैं, जिसमें हम बाद में डाल देते हैं कि लेजर में जो है ये अकाउंट इस नंबर का है, या इस अकाउंट को हमने ये नंबर दिया है, इस तरह उसमें लिखते हैं। लेकिन चूँकि हमने सिंपल सा जर्नल बनाया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या है, On December 1, 2017, Mr. Donald Gray started Gray Electronic Repair Services by investing $10,000, ठीक है। मिस्टर डोनाल्ड ग्रे जो है एक बंदे का नाम है, उसने ग्रे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज का बिजनेस शुरू किया, और उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की, $10,000 की इन्वेस्टमेंट की 1 दिसंबर 2017 पे। द जर्नल एंट्री शुड इंक्रीज द कंपनी कैश एंड इंक्रीज और एस्टेब्लिश द कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर ग्रे। हेंस यानी देखो ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अब हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ इससे इंक्रीज़ होगी और कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होगी, ठीक है, या कौन से ऐसे अकाउंट्स है जो इसकी वजह से इफेक्ट्स होंगे। क्योंकि ये सिंपल जर्नल एंट्री है, मतलब दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये डोनाल्ड ग्रे की जो बिजनेस में जो कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कैश इज़ डेबिट टू द कंपनी, क्योंकि कैश जो है एक इससे पहले हमने रूल्स पढ़े थे डेबिट और क्रेडिट के एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे हम डेबिट करेंगे और जब भी डिक्रीज होंगे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ जो है, ओनर इक्विटी जो है, रेवेन्यू जो है, इनको जब भी ये या रिटेन अर्निंग है जब भी इंक्रीज होंगे तो इनको हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। मतलब बैलेंस शीट के जो लेफ्ट साइड है, जो एसेट साइड है, उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, जब उसमें इंक्रीज आएगा तो एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज आएगा तो क्रेडिट करेंगे। अगर आप बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे देखें तो उस पे हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटीज़ एंड
ओनर्स इक्विटी। तो ओनर इक्विटी और लाइबिलिटी में जब भी इंक्रीज आएगा, चूंकि ये राइट हैंड साइड पे है बैलेंस शीट के, तो इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो जब भी इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट करेंगे, जब डिक्रीज आएगा तो डेबिट करेंगे। लिहाजा यही रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे ही December 1, यानी हम पहले डेट लिखते हैं, डेट 2017 December 1, पार्टिकुलर्स में एक जो है आपने पहले कैश लिखना है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश इंक्रीज बाई $10,000, और मिस्टर गेग कैपिटल जो है वो दैट इज आल्सो इंक्रीज बाई $10,000। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सेम ट्रांजैक्शन की वजह से दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। दिस इज द जर्नल एंट्री। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री। नेक्स्ट आप देखें, ट्रांजैक्शन 2 हुआ है December 5 पे जो है ग्रे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज पेड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग फी फॉर द बिजनेस $370। उन्होंने जो है कुछ जो है रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फ़ी वगैरह दिया है। ठीक है, सो लाइसेंस फ़ी या टैक्सेस वगैरह जो भी इन्होंने दिए हैं उनको आपने 370 से डेबिट करना है, और 5 जो है अपने डेट लिखना है, और कैश को जो है आपने क्रेडिट करना है, क्योंकि कैश डिक्रीज़ हुआ है, और जब भी एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट आप देखें ट्रांजेक्शन 3 में, ऑन December 6 द कंपनी acquired tables, chairs, shelves and other fixtures for a total of $3,000. The entire amount was paid in cash. अच्छा, कैश अगर दिया है कंपनी ने, और कुछ जो है फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स ख़रीदे हैं, फर्नीचर्स वगैरह ख़रीदा है, तो फर्नीचर जो है वो चूँकि समथिंग विच इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस, दैट इज़ फर्नीचर, चेयर्स, टेबल, शेल्फ्स एटसेट्रा। ठीक है, सो दैट इज़ डेबिट। मतलब ये जो है एसेट्स है आपके लिए, फिक्स एसेट्स है, तो ये हम डेबिट करेंगे इंक्रीज बाय $3,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट $3,000, एंड कैश जो है आपने दिया है, तो कैश इज समथिंग विच इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो कैश को हम जो है क्रेडिट करेंगे। कैश डिक्रीज हो रहा है 3,000 अमाउंट से। नेक्स्ट आप देखिए ट्रांजेक्शन 4, अगर आप देखें, सो दिस इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसमें 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, सर्विस इक्विपमेंट अफेक्ट हो रहा है, कैश अफेक्ट हो रहा है, अकाउंट पेएबल अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, 7 जो है डेट है December 7 पे, द कंपनी एक्वायर्ड सर्विस इक्विपमेंट फॉर $16,000. The company paid a 50% down payment and the balance will be paid after 60 days. इन्होंने कुछ कैश दिया है, 50% कैश दिया है, मतलब $16,000 का 50% 8,000 है, तो 8,000 कैश दिया है, और 8,000 2 महीने बाद देंगे, यानी अकाउंट्स पेएबल है। ओके, सो नीचे लिखा है, दिस विल रिजल्ट इन ए कंपाउंड जर्नल एंट्री, देयर इज एन इंक्रीज इन द एसेट अकाउंट, डेबिट सर्विस इक्विपमेंट। अच्छा, जो सर्विस इक्विपमेंट खरीदा है उसको हम डेबिट करेंगे, कैश जो है 50% गया है 8,000, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अकाउंट पेएबल जो है उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। ये याद रखें कि जब भी आप डेबिट एंट्री लिखे तो वो आप स्टार्ट से लिखे, बस टाइम हम 2 से भी लिखते हैं, 2 सर्विस इक्विपमेंट लिखते हैं, और उसके साथ DR लिख देते हैं लास्ट में, और फिर जो है बाई कैश और बाई अकाउंट पेएबल ये हम लिख देते हैं। बाई का वर्ड जो है हम आमतौर पे बाज़ जर्नल एंट्रीज़ में हम लिखते हैं, बाज़ जो बुक्स है उसमें नहीं लिखा गया है, बाज़ बुक्स में वो लिखते हैं। ठीक है, सो जो क्रेडिट होते हैं उसके साथ बाई लिखते हैं, और जो सर्विस इक्विपमेंट जो डेबिट होते हैं जो अकाउंट्स, उसके साथ सबसे स्टार्ट में 2 लिखते हैं, लास्ट में DR लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो सर्विस इक्विपमेंट जो है स्टार्ट से स्टार्टिंग है, लेकिन उसको हमने इंडेंट किया है, जो क्रेडिट अकाउंट है उसको थोड़ा सा इंडेंट करके आप लिखे। इसके साथ नीचे जो है हम एक डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। हमने कुछ जर्नल एंट्रीज बनाए हैं उसमें जो है अवेलेबल है, तो वो आप लाजमी करें यहाँ पे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है, सो डिस्क्रिप्शन लाजमी होनी चाहिए थी। एक नरेशन सी होती है जिससे ये पता चलता है कि हुआ क्या है एक्चुअली। ठीक है, मतलब उसमें आप ये लिख देते हैं कि एक्वायर्ड सर्विस इक्विपमेंट, ठीक है, ऑन अकाउंट्स पेएबल एंड 50% कैश पेमेंट, इस तरह हम लिख देते हैं। सो 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, और अगर आप डेबिट और क्रेडिट को देखें तो देट आर इक्वल, मतलब 16,000 के इक्वल आ रहे हैं दोनों।
नेक्स्ट फिफ्थ जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो भी 7 दिसंबर पे हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस, ग्रे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस कंपनी का नाम है, उन्होंने परचेज़ की है सर्विस सप्लाईज। ठीक है, सर्विस सप्लाईज जो सर्विसेज में यूज़ होती है, ऐसे जो है कुछ चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि उन्होंने सप्लाईज ख़रीदी हैं ऑन अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज़ $1500 की डॉलर की सर्विस सप्लाईज खरीदी है और पैसे नहीं दिए हैं। ऑन अकाउंट लिखा है, ठीक है, परचेज सर्विस सप्लाईज ऑन अकाउंट अमाउंटिंग टू $1500। तो जो है आपने डेबिट करना है सर्विस सप्लाईज को, क्योंकि सर्विस सप्लाईज आ रही है और अकाउंट पेएबल चूँकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में आपकी इंक्रीज़ आई है, और जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो सर्विस सप्लाईज डेबिट $1500 एंड अकाउंट्स पेएबल डेबिट $1500। नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि परचेज सर्विस सप्लाईज अमाउंटिंग $1500 ऑन अकाउंट्स, इस तरह। ठीक है, 6 ट्रांजेक्शन को आप देखें 9 दिसंबर पे हुआ है, तो आपने 9 डेट में लिख दिया। कैश जो है वो आया है और सर्विस रेवेन्यू जो है उसके थ्रू कैश आया है। तो क्या लिखा है, द कंपनी रिसीव्ड $1900 फॉर सर्विस रेंडर। उन्होंने कुछ सर्विसेज दिए थे और सर्विसेज के बाद जो है सर्विस रेवेन्यू जो आया था कैश फॉर्म में आया था, मतलब जो है क्रेडिट फॉर्म में नहीं है, कैश फॉर्म में है, $1900 है। तो कैश जो है इंक्रीज हो गया बिजनेस में, कैश इज समथिंग विच इज कमिंग टू द बिजनेस फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, सो इट इज डेबिटेड। और जो सर्विस रेवेन्यू है उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू और रिटेन अर्निंग ये रेवेन्यू या सेल जो है ये जो है कैपिटल में ही इंक्रीज लाता है। तो आमतौर पे हम कहते हैं कि दिस इज समथिंग यू हैव टू क्रेडिट। ये जस्ट लाइक कैपिटल या लाइबिलिटी तो हम नहीं कह सकते कैपिटल, क्योंकि इसमें कैपिटल या ओनर इक्विटी सर्विस रेवेन्यू इंक्रीज करती है। तो उसी तरह इसका रूल भी है कि जब भी सर्विस रेवेन्यू या सेल रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, जब डिक्रीज आएगा तो डेबिट करेंगे। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, द मून सर्विस इन कॉर्पोरेशन इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2015। ये नवंबर 1, नवंबर 3, 6, 12, 16, 21 नवंबर, ये एक महीने के पूरे ट्रांजेक्शन्स है। इसको हम इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, सो जर्नल एंट्री सोल्यूशन टू द एग्जाम्पल मैंने दिया है ये, क्योंकि एक पेज में है, ये जर्नल एंट्रीज एक ही पेज में है, लेकिन चूंकि ये स्लाइड्स है तो ये 4 स्लाइड्स में आए हैं, लेकिन ये है एक ही पेज में जो है आपके नोट्स में अवेलेबल है। आप अपने नोट्स में देखें, ठीक है, उसमें जो है क्लियरली विजिबल भी है। सो इशू 20,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एट $20 पर शेयर। पहला जो ट्रांजेक्शन है उसमें इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं जनरल पब्लिक को। कॉमन स्टॉक है या ऑर्डिनरी शेयर्स है और एक शेयर की जो वैल्यू है वो $20 पर शेयर है। तो 20,000 को $20 से मल्टीप्लाई करें तो 2 * 4, तो ये तकरीबन 4 लाख रुपीज़ जो है आते हैं। तो अगर इन्होंने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं ईच ऑन $20, तो इट मीन्स के कैश कितना आया है, 4 लाख कैश आया है। तो कैश को आप डेबिट करेंगे और कॉमन स्टॉक को, ठीक है, या ऑर्डिनरी शेयर्स को आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये इक्विटी है तो इक्विटी भी इंक्रीज हो गई, कैश भी बिजनेस में इंक्रीज हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो डेट लिखा है 2015 नवंबर 1, कैश इज बेसिकली डेबिटेड, और डेबिटेड कितना है, डेबिट अमाउंट 4 लाख है, यानी 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20, और कैपिटल स्टॉक वो भी इंक्रीज हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इशू 20,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एट $20 पर शेयर। पहले आपने, अगर आप ऊपर टाइटल में देखें, पहले कंपनी का नाम लिखना है, फिर जर्नल, और फिर जो है डेट लिखना है, जिस मंथ के लिए है या जिस ईयर और मंथ, जिस मंथ और जिस ईयर के लिए है। अच्छा, थर्ड जो सेकंड ट्रांजेक्शन है नवंबर 3 पे हुए, पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर $500 जो ऑफिस रेंट इन्होंने दिया है। तो अगर रेंट दिया है तो कैश तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है, और रेंट जो है वो डेबिट होगा। ऑफिस रेंट एक्सपेंस इन्होंने डिबिट किया। एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज आता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं, और कैश
जब डिक्रीज़ आया है कैश में तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिखा है, एक लाइन भी खींचा है उसके नीचे। ये लाइन इसलिए हम खींचते हैं कि दो जो ट्रांजेक्शन है उसको हम अलग कर सके। बाज़ जो बुक्स है उसमें लाइन नहीं होता बल्कि स्पेस दिया होता है, और स्पेस ये शो कर रहा होता है कि ये दो ट्रांजेक्शन जो जर्नल एंट्रीज़ है ये अलग अलग जर्नल एंट्रीज़ है, ठीक है। सो लाइन इसलिए खींचते हैं कि ये दो जो जर्नल एंट्रीज़ है ये अलग अलग है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस 3 नवंबर पे किया है, 500 से डेबिट हुआ आपको, कैश जो है वो क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश इज समथिंग विच इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, नवंबर 6 पे अगर आप देखें परचेज ऑफिस सप्लाईज $250 की जो है ऑफिस सप्लाईज इन्होंने खरीदी है, तो ऑफिस सप्लाईज जो है वो डेबिट हो गया और कैश जो है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। सो आप देखें ऑफिस सप्लाईज डेबिट 250, कैश क्रेडिट 250। नरेशन में या डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश, सिंपल इज दैट, कि थोड़ा सा पता हमें चल जाए कि हुआ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो 12 पे परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर $1,500। 12 नवंबर पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है और अकाउंट पे खरीदा, मतलब अकाउंट पेबल पे खरीदा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट अमाउंटेड $4,500 और जो अकाउंट पेएबल है वो क्रेडिट, मतलब अकाउंट पेएबल जो भी है वो इंक्रीज हो। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, दिस इज डिस्क्रिप्शन। एंड ये जो ऊपर दो ऑफिस इक्विपमेंट और अकाउंट पेएबल है, इसी तरह ये जो और ट्रांजेक्शन्स में ये जो अकाउंट्स है इसको हम लेजर अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इस सेम अमाउंट से ये हम फिर पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स को, इससे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और अलग अलग ऑफिस इक्विपमेंट का अलग अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट पेबल का अलग अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह व्हीकल्स जो नीचे दिए गए 16 नवंबर पे अलग अकाउंट बनाएंगे। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि क्या हुआ है, कौन इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। नवंबर 16 को आप देखें तो व्हीकल्स जो है $2,500 जो $25,000 से डेबिट हुआ है, कुछ कैश दिया है, $10,000 कैश भी दिया है और बाकी जो है वो नोट्स पेबल है, यानी लाइबिलिटी राइज हुई है $15,000 का। दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे क्योंकि 15 + 10,000 = 25,000। हुआ क्या है, परचेज कंपनी व्हीकल, कंपनी के लिए कोई व्हीकल खरीदा है, paid $10,000 cash and issued a $15,000 note payable for the balance, यानी बाकी जो है for the balance मतलब बाकी जो बैलेंस बाकी जो है उसके लिए नोट्स पेबल साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें 21 पे क्या हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस रेवेन्यू दिया है लेकिन बिल्ड क्लाइंट्स ऑन अकाउंट, लेकिन क्लाइंट्स ने जो है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। सो लिहाजा आप अकाउंट रिसीवेबल चूँकि एसेट है तो अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज़ आ गया 24,000 से, और सर्विस रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे 24,000 से। अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्ड क्लाइंट्स $24,000 ऑन अकाउंट, इसका मतलब सर्विस रेवेन्यू है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डिक्लेयर डिविडेंड $3,000, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिसंबर। जो डिविडेंड का अमाउंट है वो दिसंबर है, ये जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन डिक्लेयर हुआ है 25 नवंबर पे, तो डिक्लेरेशन से हम $3,000 को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। चूँकि डिविडेंड में जो है इंक्रीज़ आया है तो डिविडेंड जो है आमतौर पे हम माइनस करते हैं रिटेन अर्निंग से, एंड डिविडेंड इज़ बेसिकली डिक्रीजिंग द ओनर्स इक्विटी। तो जब भी डिविडेंड हम देते हैं तो ये डिक्रीज करता है ओनर्स इक्विटी को। सो इट इज़ हैविंग रूल जस्ट लाइक द एक्सपेंसेस, ठीक है, जस्ट लाइक एक्सपेंसेस भी ओनर इक्विटी को डिक्रीज करती है। तो जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है। तो हम कहते हैं कि इसका जो रूल है वो है when increase in the expenses
सो यू हैव टू डेबिट इट, ठीक है। इसी तरह डिविडेंड में इंक्रीज आता है तो ओनर इक्विटी इससे डिक्रीज होती है, क्योंकि ओनर इक्विटी से यानी रिटेन अर्निंग से हम डिविडेंड देते हैं और रिटेन अर्निंग प्लस होती है ओनर इक्विटी में। तो जब भी रिटेन अर्निंग डिक्रीज होगा डिविडेंड की वजह से तो ओनर इक्विटी डिक्रीज होगी। तो लिहाजा डिविडेंड इज हैविंग जस्ट लाइक एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंस है ये भी कंपनी के लिए। सो डिविडेंड जब भी इंक्रीज होगा तो इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है तो ये डेबिट होगा। सो डेबिट $3000 बाय डिविडेंड्स टू डिविडेंड्स एंड डिविडेंड पेबल जो है वो लाइबिलिटी आपकी है, तो पेबल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा बाय $3000। डिविडेंड डिक्लेयर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिसंबर, ठीक है। जब हम डिविडेंड पेबल फिर जब हम देंगे डिविडेंड को तो फिर हम पेबल को जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हम कैश फॉर्म में देंगे डिविडेंड को तो डिविडेंड पेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा 3000 और कैश जो है फिर क्रेडिट हो जाएगा जब दिसंबर में हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे। अभी चूंकि एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ है तो हमने डिविडेंड को जो है वो 3000 से डेबिट किया और डिविडेंड पेबल को क्रेडिट किया, ठीक है। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस आप देखें तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है $180 तो हमने डेबिट किया है। कैश जो है वो अपने दिया है, कैश में डिक्रीज आया है और कैश जो है एसेट है तो इसको जो है आपने क्या करना है, इसको आपने क्रेडिट करना है। नवंबर यूटिलिटीज पेड इन कैश, नवंबर की जो भी यूटिलिटी बिल्स थी चाहे वो गैस बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो भी बिल्स थे वो आपने पे किए हैं $180 के। नेक्स्ट जो है 29 नवंबर पे कैश जो है वो आपको डेबिट हुआ है, कैश आया है। कहाँ से आया है, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो रिसीव आपने किए हैं, ठीक है। सो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज्ड एंड कैश इंक्रीज। अकाउंट रिसीवेबल इसलिए डिक्रीज हुए हैं कि आपने कलेक्शन की है कैश की फ्रॉम योर क्लाइंट्स बिल ऑन नवंबर 21। सो नवंबर 21 पे जो आपने सर्विसेज दिए थे, ठीक है, रेंडर किए थे क्लाइंट्स को और उन्हें पैसे नहीं दिए, वो नवंबर 29 पे 8 दिन बाद आपको उन्होंने पैसे दे दिए। सो आपने कैश डेबिट किया, कैश इंक्रीज हुआ, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ, क्रेडिट किया। सैलरीज एक्सपेंस अगर आप 30 नवंबर पे देखें तो एक्सपेंस में इंक्रीज आया है $7,500 से और कैश जो है वो डिक्रीज होगा क्योंकि आपने सैलरी एक्सपेंस पे किए हैं। तो पेड सैलरी एक्सपेंस फॉर नवंबर, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। दिस इज एन एक्सरसाइज 3.2 फॉर प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर ओन बाय योर ओन, ठीक है, अपने आप से इस पे प्रैक्टिस करें। बाकी जो है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम वो करेंगे, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हम किस तरह इन जर्नल एंट्रीज से जो है लेजर एंट्रीज बनाएं, ठीक है। सो टुमारो या डे आफ्टर टुमारो में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जर्नल एंट्रीज से जो है पोस्ट करेंगे एंट्रीज को लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।